संसद और दिल्ली के 60% जमीन पर बदरुद्दीन के दावे पर हिंदू संगठनों में भी आक्रोश दिखा। हिंदू संगठन की तरफ से बदरुद्दीन सहित ऐसे मौलानाओं को जमकर लताड़ लगाई गई। विनोद बंसल ने बदरुद्दीन के बयान को दिल्ली में कब्जे की साजिश से जोड़ा। आप सोचिए, अभी तो ये संसद और एयरपोर्ट तक पहुंचे हैं, देश की राजधानी को कब्जाने की मानसिकता रखते हैं। अब आगे आने वाले टाइम में उन्होंने तो एक नोटिफिकेशन इशू करना है ना। अगर वक्फ बोर्ड विधेयक में अगर ये जो संशोधन आया है, ये संशोधन पास नहीं हुआ संसद से, तो इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि वो कभी भी नोटिफिकेशन जारी करके पूरे भारत को ही वक्फ संपत्ति घोषित कर देंगे। वक्फ बोर्ड जमीन पर भी अवैध कब्जा करेगा, लैंड जिहाद भी करेगा और अब मैरिज के सर्टिफिकेट भी जारी करेगा। भगवान बचाए ऐसे मौलानाओं से। बदरुद्दीन अकेले ऐसे मौलाना नहीं है जो सार्वजनिक संपत्तियों पर दावा ठोक रहे हैं, बल्कि वक्फ की ज्यादातर ऐसी संपत्तियां हैं जिसके कागजात ही नहीं हैं और उस पर कब्जा वक्फ बोर्ड ने कर रखा है। वक्फ कानून में बोर्ड को ऐसे अधिकार मिले हैं जिससे कोई आसानी से उसे लड़ नहीं सकता। यही वजह है कि बीजेपी वक्फ कानून में संशोधन करने जा रही है जिससे वक्फ की मनमानी और ऐसे मौलानाओं पर लगाम लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि बदरुद्दीन अजमल के दावों की पोल पहले ही खुल चुकी है। ओवैसी खुद ये मान चुके हैं कि कागजात नहीं है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जल्दी से आपके सामने जानकारी हम रख देते हैं। ओवैसी ने दरअसल वक्फ को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने माना है, उन्होंने वक्फ के पास कई संपत्तियों के कागज नहीं है ये कह दिया था। ओवैसी यूपी और तेलंगाना का जिक्र करते हुए ये कह रहे थे कि ओवैसी बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 1.21 लाख संपत्ति है, समझ रहे हैं आप। और इस जो संपत्ति के कागजात की अगर बात कर लें तो ओवैसी ने कहा कि कागजात नहीं है। वक्फ के पास सिर्फ 9 लाख के कागजात हैं। संपत्ति कितनी ज्यादा है लेकिन कागजात नहीं है। तेलंगाना में करीब 33,000 वक्फ संपत्तियां हैं और ये ऑन रिकॉर्ड है ओवैसी का कहा हुआ कि 90% जो संपत्तियां हैं तेलंगाना में उसके भी दस्तावेज नहीं है। और जब अगर वक्फ बिल आ जाता है तो दस्तावेज तो दिखाने होंगे। ओवैसी ने कहा कि इसे सरकार छीनना चाहती है। एक तरफ दस्तावेज नहीं है, दूसरी तरफ ये कहना कि सरकार छीनना चाहती है। इसे अगर हम समझें तो एक तरह से ये एक तरह से मौके की सियासत नहीं है। ये सिर्फ मुस्लिमों का एक तरह से नेता बनने की कोशिश नहीं है, जहां आप खुद मान भी रहे हैं कि कागज नहीं है और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि सरकार छीनना चाहती है। इसका मतलब कि आप पारदर्शिता नहीं चाहते हैं। सुनिए ओवैसी क्या कह रहे हैं इसको। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। और ऐसा नहीं कि वक्फ बोर्ड की मनमानी पहले नहीं सामने आई, कई जगह सामने, कहां सामने आई आपको बता रहे हैं। देखिए बिहार में पटना का एक गोविंदपुर गांव था जहां पूरे के पूरे गांव पर ही दावा ठोक दिया गया था वक्फ बोर्ड की तरफ से। लखनऊ में 3 गांव पर वक्फ ने दावा किया। केरल में कहा कोच्चि के 3 गांव पर। झारखंड में आदिवासी जमीन पर वक्फ ने कब्जा कर लिया। दावा नहीं किया, यहाँ तो कब्जा ही कर लिया। गुजरात में सूरत निगम की जो जमीन थी उस पर कब्जा कर लिया। ये अलग अलग जगहों की कहानी है। तमिलनाडु में तिरुचि जिले के गांव पर दावा ठोक दिया। एक हिस्सा हो सकता है चलिए, लेकिन पूरे के पूरे गांव अलग अलग जगहों पर दावा ठोका गया। कहीं दावा ठोका गया तो कहीं कब्जा भी कर लिया गया। ये पूरा मामला सामने आया। चलिए अब आपको बताएं कि वक्फ की संपत्तियों में देखिए डर इसलिए खड़ा हो गया है कि डर ये है अब पारदर्शिता आएगी, दस्तावेज नहीं दिखाए जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, ये डर है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपको दे देते हैं। वक्फ कानून जो लाया जा रहा है उससे जो मनमानी चल रही है, मनमर्जी चल रही है, वो खत्म हो जाएगी। वक्फ बिना सबूत दावा नहीं कर सकेगा। आपको पेपर्स देने होंगे तभी माना जाएगा। वक्फ ने दावा किया और उसके बाद डीएम उसकी जांच करेगा। पूरी चीजों की जांच होगी, कागजों की जांच होगी। नए कानून में डीएम को सर्वे का अधिकार भी दिया गया कि सर्वे करके समझें कि जो दावा है उसकी हकीकत क्या है, सच है भी या नहीं है। वक्फ बोर्ड को अपने कागज दिखाने होंगे। वक्फ बोर्ड में 2 दूसरे धर्म के सदस्य भी होंगे जिससे कि निष्पक्ष हो, कोई दबाव ना हो, और 2 महिलाएं भी बोर्ड में शामिल होंगी। इसे वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता इससे बढ़ जाएगी और वक्फ में जो मठाधीश हैं उनकी मनमानी खत्म हो जाएगी। यानी जो वक्फ बोर्ड के हिस्सा हैं और जो मनमानी करते हैं उनकी सारी मनमानी खत्म हो जाएगी। ये अभी तक इसलिए चलता रहा
क्योंकि अभी तक वक्फ बोर्ड का कोई ऐसा कानून नहीं था जिसके तहत जो लोग परेशान हो रहे हैं, जिनकी जमीनें हड़पी जा रही हैं दावे कर करके, वो कहीं कोर्ट जा पाए, ट्रिब्यूनल के सामने जाते थे, मामला रफा दफा हो जाता था। और यही वजह है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों में ऐसा इजाफा हुआ जो आप सोच नहीं सकते। आपको बता रहे हैं, देखिए वक्फ की संपत्तियों में बेहिसाब इजाफा हुआ। 1950 में 52,000 एकड़ की जमीन थी, लेकिन कैसे बढ़ता गया। 2006 में 1.2 लाख एकड़ की संपत्ति हुई, 1950 के बाद 2009 में 4 लाख हो गई। देखिए नंबर देखिएगा कैसे बढ़ रहे हैं। 2022 में 7.85 लाख संपत्ति हो गई, 2024 में 9.4 लाख एकड़ संपत्ति हो गई। अगर 1950 से आप देखें अब तक तो 1700% इजाफा हुआ है। परसेंटेज देख रहे हैं आप, 1700% इस तरह का इजाफा हुआ। इजाफा इसलिए हो गया कि पहले सिर्फ दावे किए जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन अब सरकार कह रही है कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, कब्जा नहीं चलेगा, कागज देने होंगे, और इसी से दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में बदरुद्दीन अजमल को अब ये समझ लेना चाहिए कि जेपीसी में जब चर्चा हो रही है, मुस्लिम प्रतिनिधि भी हैं, सबसे बात हो रही है, और उसके बाद जो फैसला होगा उस पर चलना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कनाडा की करेंगे। कनाडा में जिस तरह के बड़े बड़े दावे ट्रूडो करते दिखाई दे रहे थे, वही ट्रूडो ऐसा यू टर्न ले चुके हैं, ऐसी पलटी मार चुके हैं भारत के कड़े तेवर के बाद कि यह खबर देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। चलिए इसी की बात करते हैं। This is a pretty big win for the Indian narrative right now. In Canada, we have long recognized the serious problems of Khalistani violent extremism. तो भारत ने जैसे ही सख्ती दिखाई, वैसे ही ट्रूडो की घिग्गी बन गई। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि भारत ने कड़े शब्दों में बता दिया कि आप कुछ भी कहते रहेंगे और हम उसे मान लेंगे, ऐसा नहीं है। ये भारत सबूतों पर चलता है। इस भारत की हर बात में दम होता है, और वो दम दुनिया मानती है। और ट्रूडो को भी मानना पड़ा, क्योंकि ट्रूडो पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 1 साल पहले संसद में शिगुफा छोड़ा कि एक आतंकी की हत्या में भारत का हाथ। जब भारत ने पेपर्स मांगे, कागजात मांगे, कहा कि सबूत दिखाइए, तो सबूत थे नहीं, और उसके बाद पीछे हटना पड़ा, और अब अपने ही देश में जगहसाई का सामना कर रहे हैं ट्रूडो। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रूडो अब बेनकाब हो गए हैं, और अपने ही देश में बेनकाब हुए। कैसे बेनकाब हुए हैं, क्या पूरा मामला था, जरा खुलासा पहले आपके सामने कर देते हैं। शुरुआत से आपको बता रहे हैं, 13 अक्टूबर की वो तारीख जब कनाडा ने भारत को एक चिट्ठी भेजी। चिट्ठी में कनाडाई नागरिक की हत्या का आरोप लगाया। ये जो नागरिक था ये आतंकी था, आतंकी निज्जर। भारतीय राजनयिकों को संदिग्ध बता दिया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया इसमें। 14 अक्टूबर को क्या होता है, भारत ने आरोपों का खुलकर विरोध किया। कनाडा के राजदूत को तलब कर लिया कि बताइए ये क्या चल रहा है, कैसे ये आरोप लग रहे हैं। कनाडा ने राजनयिकों को वापस बुलाया। कनाडा के 6 राजदूतों का भारत से निष्कासन कर दिया गया। बोल दिया गया कि जाइए, ऐसे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं आप, एंटी इंडिया काम कर रहे हैं। और 15 अक्टूबर को क्या होता है, प्रधानमंत्री ट्रूडो ने बयान दे दिया, निज्जर की हत्या को लेकर कहा कि भारतीय एजेंट्स शामिल थे। ये आरोप, गंभीर आरोप लगा दिए। और 16 अक्टूबर को ही झूठे आरोप पर ट्रूडो बेनकाब हो गए। एक ही दिन बाद बेनकाब